सोचिए जरा, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज, लिटरली हर चीज बेकानू हो, क्या वहां सच्ची ईमानदारी टिक सकती है? ये एक ऐसा सवाल है ना जो हमारे समाज को न जाने कितनी सदियों से परेशान करता आया है। और आज के इस विश्लेषण में हम इसी नैतिक दुविधा को समझने वाले हैं। हम एक ऐसी कहानी में जाएंगे जहां पैसे की बेहिसाब ताकत और सच्चाई के बीच एक बहुत बड़ा टकराव होता है। तो चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हम भारतीय साहित्य की एक एब्सोल्यूट क्लासिक मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कथा नमक का दरोगा को एक्सप्लोर करेंगे। हम इन स्लाइड्स के जरिए इस कहानी के उन पहलुओं को ब्रेक डाउन करेंगे जो आज के वक्त में भी बिल्कुल सटीक बैठते हैं। ये कहानी सिर्फ बीते कल का किस्सा नहीं है, ये आज के समाज का आईना है। ओके, लेट्स डाइव राइट इनटू दिस। इस तराजू को देखिए, एक तरफ चमकते हुए सोने के सिक्के यानी धन, और दूसरी तरफ कानून और कर्तव्य यानी धर्म। ये सिर्फ दो अलग अलग चीजों का वजन नहीं माप रहा है, ये दरअसल दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं की टक्कर है। क्या दौलत की चकाचौंध एक ईमानदार इंसान के इरादों को हिला सकती है? ये कश्मकश ही इस पूरी कहानी का कोर है। और इस टकराव का ग्राउंड जीरो क्या था? कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। जब ब्रिटिश दौर में नमक का नया विभाग बना तो नेचर के इस फ्री गिफ्ट के व्यापार पर रोक लग गई। अब नतीजा क्या निकला? कालाबाजारी और भ्रष्टाचार शुरू हो गया। यहां इस पौधे पर ध्यान दीजिए। ऊपर की पत्तियां एक फिक्स्ड मासिक वेतन दिखाती हैं, लेकिन जमीन के नीचे देखिए, रिश्वत और ऊपरी आय की जड़ें कितनी गहराई तक फैली हुई हैं। उस वक्त दरोगा की पोस्ट इतनी ज्यादा डिमांड में थी कि बड़े बड़े वकील और अफसर तक ये नौकरी पाने के लिए तरसते थे। यहां पर एक पिता का अपने बेटे को दिया गया अजीब सा पर उस दौर का एक बड़ा कड़वा सच बताने वाला उपदेश है। ये स्लाइड पूर्णिमा के चांद और एक बहते झरने का कितना सटीक कंपैरिजन दिखाती है। बाईं तरफ मासिक वेतन एक पूर्णिमा के चांद जैसा है, जो महीने में सिर्फ एक दिन पूरा दिखता है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है। पर दाईं ओर रिश्वत एक कभी ना खत्म होने वाला बहता झरना है। पिता का मानना था कि सैलरी इंसान देता है, पर ऊपरी आय में भगवान की बरकत होती है। समाज में भ्रष्टाचार किस हद तक नॉर्मल और एक्सेप्टेबल हो चुका था, ये उसका एक परफेक्टली क्लियर उदाहरण है। अब इस माहौल में एंट्री होती है हमारे दो मेन कैरेक्टर्स की। एक तरफ हैं मुंशी वंशीधर, यंग, वेल एजुकेटेड और अपनी ईमानदारी पर अटूट विश्वास रखने वाले। इनके लिए इनका कर्तव्य ही इनका धर्म है। और ठीक इनके ऑपोजिट खड़े हैं पंडित अलोपदीन, उस इलाके के सबसे इन्फ्लुएंशियल और अमीर जमींदार। इनका फंडा बड़ा क्लियर है। इन्हें लगता है कि न्याय, नीति ये सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं। पैसे से दुनिया की कोई भी चीज खरीदी जा सकती है। अब सोचिए, जब एक ऐसा इनमूवेबल ऑब्जेक्ट किसी अनस्टॉपेबल फोर्स से टकराएगा तो धमाका तो होना ही है, राइट? और वो धमाका होता है एक ठंड से ठिठुरती कोहरे वाली आधी रात को। मुंशी वंशीधर अपनी पोस्ट पर सो रहे थे। अचानक उन्हें नदी के बहाव की जगह भारी गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती हैं। उनका दिमाग तुरंत खटका। भाई, इतनी रात को गाड़ियां नदी पार क्यों कर रही हैं? जरूर कुछ गोलमाल है। जब लालटेन की रोशनी में बोरियों की तलाशी ली गई तो पता चला कि उनमें नमक के ढेले भरे हैं, जिसकी स्मगलिंग हो रही थी। और गेस कीजिए, ये गाड़ियां किसकी थी? सीधे पंडित अलोपदीन की। आइए देखते हैं कि अब ये टेंशन आगे कैसे बिल्ड होती है। अलोपदीन वहां आते हैं, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में। उन्हें लगता है हमेशा की तरह पैसा फेंकूंगा और रास्ता साफ हो जाएगा। वो ब्राइब ऑफर करना शुरू करते हैं। देखिए फिगर्स कैसे जंप करते हैं। पहले 1000 रुपये, बात नहीं बनी तो 5000, फिर 10,000, 20,000 और होते होते ऑफर सीधे 40,000 रुपये तक पहुंच जाता है। सुनने में शायद आम लगे, पर उस जमाने के हिसाब से ये एक ऐसी फिगर थी जिसके आगे अच्छे अच्छे ईमानदार लोग बिक जाएं। माहौल बिल्कुल अपने पीक पर था। लेकिन मुंशी वंशीधर का क्या रिएक्शन था? 40,000 नहीं, 40 लाख पे भी असंभव है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी अटूट ईमानदारी की गरज थी। इस एक एब्सोल्यूट डिनायल ने अलोपीदीन के घमंड को वही चकनाचूर कर दिया। वंशीधर को किसी भी कीमत पर खरीदा नहीं जा सकता था, पीरियड। और इसके बाद जो हुआ वो अलोपदीन ने सपने में भी नहीं सोचा था। इन हथकड़ियों को देखिए जो बिखरे हुए सोने के सिक्कों पर भारी पड़ रही हैं। वंशीधर ने बिल्कुल कड़क आवाज में आदेश दिया और जमादार बदलू सिंह ने आगे बढ़कर अलोपदीन को गिरफ्तार कर लिया। अलोपदीन के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। अपने पूरे जीवन में उन्होंने पहली बार अपने पैसे को नियम और कानून के पैरों तले इस तरह कुचलते देखा था। उन्हें इतनी भारी बेइज्जती का एहसास हुआ कि वो चक्कर खाकर वहीं गिर पड़े। ये सच्चाई की एक बहुत बड़ी सॉलिड जीत थी। लेकिन ठहरिए, कहानी का रुख अभी बदलना बाकी है।
असली खेल शुरू होता है अगले दिन कोर्ट के अंदर। ये स्लाइड उस सिस्टम का कड़वा सच दिखाती है। इस झुकती हुई तराजू पर ध्यान दीजिए। वंशीधर के पास सिर्फ अपनी सच्चाई की ताकत थी, पर आलोपीदीन ने अपने पैसे के दम पर पूरे सिस्टम को ही अपनी जेब में कर लिया। मैजिस्ट्रेट से लेकर वकीलों की फौज तक सब धन के गुलाम निकले, और नतीजा? मुकदमा फटाफट निपटा दिया गया और आलोपीदीन बाइज्जत बरी हो गए। कोर्टरूम के उस मैदान में देखकर यही लग रहा था कि धन ने धर्म को पूरी तरह से हरा दिया है। और पता है, इस सच्चाई की कीमत वंशीधर को बहुत भारी चुकानी पड़ी। ये स्लाइड याद दिलाती है कि ईमानदारी का रास्ता आखिर कितना अकेला होता है। एक हफ्ते के अंदर अंदर उनका सस्पेंशन ऑर्डर आ गया, नौकरी छिन गई, समाज में उनका खूब मजाक उड़ाया गया, ताने मारे गए। यहां तक कि जब वो घर पहुंचे तो उनके खुद के पिता ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और गुस्से में यहां तक कह दिया कि उनका सिर फोड़ने का जी चाहता है। परिवार नाराज था, पूरी दुनिया उनकी निंदा कर रही थी, पर इन सब के बावजूद वंशीधर का ज़मीर बिल्कुल साफ और अडिग था। फिर ठीक एक हफ्ते बाद एक बहुत ही सरप्राइजिंग ट्विस्ट आता है। वंशीधर के छोटे से साधारण से घर के बाहर एक शानदार रथ आकर रुकता है। उसमें से खुद पंडित आलोपीदीन उतरते हैं। अब यहां आयरनी देखिए, वंशीधर के पिता एक भ्रष्ट इंसान की चापलूसी करने लगते हैं और अपने ही सच्चे बेटे को कुल कलंक बताने लगते हैं। पर आलोपीदीन उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, ऐसा मत कहिए, इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो अपने धर्म और कर्तव्य के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हों। और ये है इस नैरेटिव का टर्निंग पॉइंट, दौलत का सच्चाई के आगे कंप्लीटली सरेंडर कर देना। आलोपीदीन एक स्टैंप लगा हुआ पत्र निकालते हैं। वो वंशीधर से एक्सेप्ट करते हैं कि उस रात आपने मुझे अपने कानूनी अधिकार से गिरफ्तार किया था, पर आज मैं अपनी मर्जी से आपकी कैद में आया हूं। कोर्ट में भले ही पैसे ने कोर्ट को खरीद लिया था, पर वंशीधर के अटूट कैरेक्टर ने आलोपीदीन का ज़मीर हमेशा के लिए जीत लिया था। एक भ्रष्ट इंसान के इस सच्चे पश्चाताप को देखकर वंशीधर का सारा गुस्सा वहीं पे घल गया। आलोपीदीन ने जो रिवॉर्ड ऑफर किया वो सच में अनबिलीवेबल था। उन्होंने वंशीधर को अपनी पूरी प्रॉपर्टी, अपनी सारी जायदाद का परमानेंट मैनेजर बना दिया। पैकेज क्या था? साल के 6,000 रुपए, जो उस दौर में एक फॉर्चून था। साथ में मुफ्त बंगला, नौकर चाकर, सवारी और डेली अलावेंस अलग से। आलोपीदीन बेसिकली ये समझ चुके थे कि उनकी बेहिसाब दौलत को अगर कोई सेफ रख सकता है तो वो एक ऐसी तिजोरी है जिसकी कोई चाबी कभी खरीदी नहीं जा सकती। और वो तिजोरी और कुछ नहीं, वंशीधर का निष्कलंक चरित्र था। इस वेन डायग्राम को ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट यूनियन दिखाता है। एक तरफ है वेल्थ और पावर और दूसरी तरफ है कैरेक्टर और ड्यूटी। जब ये दोनों मिलते हैं तब बनती है असली ताकत। आलोपीदीन के पास एम्पायर तो बहुत बड़ा था, बट उसे सस्टेन करने के लिए उन्हें एक सॉलिड कैरेक्टर की जरूरत थी। उन्होंने लिटरली उस इकलौते इंसान को अपना लिया जिसे वो अपने पैसे से खरीद नहीं पाए थे। अल्टीमेटली ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी और सबसे वैल्यूएबल एसेट साबित हुई। तो इस चर्चा के अंत में हम क्या लेसन लेके जाते हैं? मुंशी प्रेमचंद का ये मास्टर स्ट्रोक हमें एक क्लियर संदेश देता है, इस रोशन लालटेन की तरह। एक सिस्टम जहां भ्रष्टाचार भरा हो, वहां पैसे की ताकत आपको शॉर्ट टर्म विक्ट्री जरूर दिला सकती है। आप सिस्टम खरीद सकते हैं, लोग खरीद सकते हैं, पर इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में धर्म और सत्य की ही जीत होती है। एक सच्ची और अटूट ईमानदारी में इतनी ताकत होती है कि वो आपके सबसे कट्टर विरोधी का भी हृदय बदल सकती है। चलिए इस विश्लेषण को इस आखिरी सवाल के साथ रैप अप करते हैं। सोचिए, कल को अगर लालच का वो बहता हुआ झरना कभी किसी दिन आपके दरवाजे तक आ पहुंचे, तो आपका अपना मॉरल कंपास किस दिशा में इशारा करेगा? उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने जरूर कुछ नया सोचने पर मजबूर किया होगा और आप सब इस पूरी कहानी को खुद पढ़ने के लिए प्रेरित हुए होंगे। ऐसे ही सत्य पर अडिग रहिए और नई चीजें सीखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।